प्यारे दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं अर्शी चौधरी उर्फ अर्शी तिवारी, पत्नी गगन तिवारी, लखनऊ पर। क्या मामला है आपका? देखिए, मामला मेरा ये है कि मैं गगन तिवारी की पत्नी हूँ और जो संतोष तिवारी हैं वो मेरे ससुर हैं। रेखा तिवारी मेरी सास हैं और अमित तिवारी जो भाजपा नेता के बड़े नेता हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं फतेहपुर से, बिटौरा से। तो मैं उनके घर की एक बहू हूँ। तो वो लोग हमको अपनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए क्योंकि मैं मुस्लिम थी और मैं उनके लिए हिंदू भी बन गई, सब कुछ हो कर दिया मैंने। लेकिन फिर भी आज उसी चीज़ की लड़ाई है कि बस किसी तरीके से मुझे ख़त्म करा दिया जाए। तो मेरी जान को ख़तरा है इन सब लोगों से, और अगर कभी कल को कुछ हो जाता है या मैं मर जाऊं या मेरे बच्चे को कुछ हो जाए या मेरा बच्चा कोई छीन ले, किडनैप कर ले या मेरी किडनैपिंग करवा दे या मरवा दे मुझे, तो उसके सिर्फ जिम्मेदार इनका पूरा फैमिली होगा। गगन तिवारी की माँ रेखा तिवारी और संतोष तिवारी मेरे ससुर, एक विपुल शुक्ला हैं, वो भी इसमें शामिल हैं जो अब इस समय बिल्कुल वो भी, और अमित तिवारी जो भाजपा नेता से हैं, दिग्गज नेता हैं, वो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं और मैंने उनकी काफ़ी वीडियोस फोटोज सब देख रखी है। उनके दम पर ही उछलते हैं वो, मतलब कनेक्ट रहते हैं लोगों से। तो वो बोल देते हैं कि भाई उसकी एप्लीकेशन मत लेना, उसका कार्रवाई मत करना, जो कि वो हो रहा है यही मेरे साथ। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जैसे आप एप्लीकेशन देती हैं तो आपकी प्रशासन जो है वो कुछ सुनवाई नहीं करता? नहीं, कुछ सुनवाई नहीं होती, मुझे वहीं पे रोक दिया जाता है। वहीं पे रोक के मुझे बोला जाता है कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए। आप बताइए, न्याय हमारा पुलिस नहीं कर रही है और कोर्ट जाएंगे आप। वो लोग कोर्ट में इसलिए फंसाना चाहते हैं कि वो लोग जानते हैं 10 साल लग जाएंगे और ये लड़की क्या कर लेगी बिना पैसे के, बिना अपने जीरो है तो क्या कर लेगी ये, भाई कुछ नहीं कर पाएगी, इसको कोर्ट में फंसा दो, जाए कोर्ट के चक्कर काटती रहे। और हमको क्या है, हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगे कलकत्ता में, वहीं पे चुप्पे से ले करके रहेगा मेरा लड़का। इस लड़की को पता थोड़ी ना कुछ चलेगा, ये लड़ती रहेगी, एक दिन मरवा देंगे इसको, कहीं जा रही होगी ट्रक से कुछ उलवा देंगे या गाड़ी से कुछ करवा देंगे। मतलब हमको अज्ञात गाड़ियाँ भी आती हैं मेरे घर के बाहर, वो करती हैं आकर के, मुझे देखती हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत देर खड़ी रहती हैं, 2-4-5 मिनट, फिर वो चली जाती हैं। बिना नंबर प्लेट के काली काली गाड़ियों से लोग आते हैं और मुझे बहुत डर लगता है कि कल को कोई घर में घुस जाए, मुझे मार दे। मैं अकेली रहती हूँ अपने बच्चे को लेकर के, अगर मैं मर जाती हूँ तो मैं बस यही न्याय मांगूंगी, मतलब अपने योगी जी से, माननीय योगी जी से, कि मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं मर जाती हूँ या कुछ भी हो जाता है तो इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिएगा। इनको उम्र कैद तो ज़रूर मिले अगर मुझे कुछ होता है तो। गगन तिवारी से जब आपने शादी की तो कोर्ट मैरिज की, मंडप में शादी की, या आर्य समाज वैदिक परंपरा के अनुसार उससे शादी, कैसे शादी की? आर्य समाज से की थी, परंपरा से की थी पूरी, और फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज भी की हमने। तो इसके बाद मंदिर जाना आपने शुरू किया? जी बिल्कुल किया। नमाज कभी अता की? आज तक नहीं की, आज तक नहीं की। जब से आप हिंदू बनी? जब से मैं हिंदू बनी आज तक नहीं की, मैंने कभी भी नहीं की। तो अब आपको जेल क्यों भेजा गया था? जेल इसलिए भेजा गया था कि उनका एक लौता लड़का है, तो उनको लोगों को लगता था कि मैंने उनके लड़के को फंसा लिया है अपने प्रेम जाल में। बात तो स्लो पॉइजन की हमने सुनी है। हाँ, स्लो पॉइजन की आपने सुनी, वो तो उन्होंने चाल से रिपोर्ट बनाई है, आरोप। हाँ, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, वो भी चाल से। मैं तो कहती हूँ आप जांच करा लीजिए अपने लड़के की, दोबारा क्यों नहीं करा लेते हैं, कराइए जांच। फिर उसके बाद भी तो मेरे साथ रहा है ना कितने साल तक, कोर्ट से आदेश करवाइए और जांच करवाइए। आपकी जांच मैं नहीं मानूंगी, कोर्ट से आदेश करवा के मैं जांच करवाऊंगी। उसके बाद मैं जेल से आने के बाद भी तो मेरे साथ 4 साल अभी लगातार रहा है, तो उसके बाद भी तो मैंने दिया होगा फिर। तो अगर वो ऐसे बोलते हैं वो लोग। जेल जाने के पहले बेटा हुआ था या जेल जाने के बाद? नहीं, जेल जाने के बाद। तो अस्पताल, जेल से आने के बाद हुआ है बेटा। तो अस्पताल में हुआ था या नॉर्मल डिलीवरी? अस्पताल में हुआ, ऑपरेशन के द्वारा। ऑपरेशन के द्वारा जी, बड़ा ऑपरेशन हुआ है मेरा। तब आपके पति, आपके सास ससुर आपके साथ थे, अलग थे आपसे? पति थे हमारे साथ। सास ससुर? सास ससुर नहीं थे। सास ससुर जैसे ही सुने कि बेटा हो गया, उनका सबका मुंह बन गया था, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, आज भी एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा बच्चा उनके घर भी गया है कई बार, तो मेरी सास ऐसे भागती हैं दूर, बोलती इसको ले जाओ यहाँ से नाजायज औलाद है, ऐसे बोलती है। अब मान लो अगर वो कह दे कि नहीं, गगन तिवारी ने आपके साथ शादी नहीं की, तब इसको आप प्रूव कर पाएंगे कि आपने शादी की? बिल्कुल प्रमाण करूंगी, मेरे पास हर वीडियो है, हर कोर्ट मैरिज है, आर्य समाज का है। कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं किया? किस बिहाफ पे बोलेंगे उन्होंने नहीं किया? कितना मैं प्रूफ दे दूँ? मेरे पास हज़ारों प्रूफ है उनके साथ का, और जहाँ जहाँ वो एग्रीमेंट पे मुझे लेकर के रहे हैं, सब चीज़ का एग्रीमेंट है मेरे पास, हर जगह का, हर रूम का एग्रीमेंट है मेरे पास। तो शादी के बाद आप कभी ससुराल में
रही हूँ, नहीं मैं रही हूँ संतोष तिवारी जी घर में रही हैं? जी बिल्कुल रही हूँ। लगभग कितने दिन? मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, मैं कितने दिखा दिन सकती कितने दिन हूँ। तक दो रही? तीन महीने रही हूँ। तो फिर फिर क्यों उन्होंने मुझे निकली? निकाल दिया, मुझे क्यों? मुंबई भगा दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ से लेकर के जाओ, मेरी बेइज्जती होगी, लोग जान जाएंगे, और मारपीट करने लगे, झगड़ा करने लगे, मुझे मुंबई भेज दिया। उन लोगों की चाल थी मुंबई भेजना। फिर उसके बाद में उन्हीं बीच में अपने लड़के को बेदखल भी कर दिया उन्होंने ही, मेरे संतोष तिवारी ने, मेरे ससुर जी ने, उन्होंने बेदखल कर दिया, बस सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कि मैं उनकी प्रॉपर्टी से अगर प्यार करती होंगी तो बेदखल कर देंगे तो मैं छोड़ दूंगी। अरे मैं प्रॉपर्टी से आपकी प्यार नहीं करती हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ कि मैंने 7 साल काट लिए, मैंने आज तक तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार नहीं किया। मुझे जबकि पता भी कि आपका लड़का बेदखल है, मैं फिर भी रह रही हूँ ना उसके साथ। मुझे प्रॉपर्टी से बिल्कुल प्यार नहीं है उनकी, मुझे सिर्फ उनके लड़के से प्यार था बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए था उनका। शादी कैसे हुई? शादी कैसे हुई हमारी? कोर्ट मैरिज हुई हमारी। कोर्ट मैरिज, तो इसकी भूमिका कैसे बनी? शादी तक बात आई कैसे? शादी तक बात ऐसे आई, हम पहले दोस्त थे, दोस्ती में हम लोग घूमते टहलते थे, खाते पीते थे, एंजॉय करते थे। उसके बाद में एक लाइफ आगे बढ़ी हमारी। उसका किसी से अफेयर भी चलता था, लेकिन उसको उसने छोड़ दिया क्योंकि वो मेघालय की लड़की थी, बहुत दूर की थी। टच में आज भी है वो उसके, वो लड़की आज भी टच में है, मैं जानती भी हूँ उस लड़की को, लेकिन फिर भी मैं मॉडल टाइप की वाइफ थी तो मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा ये तो सब चलता रहता, कॉमन सी सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद में कौन सा मेरा पति चला जा रहा है, उसके बाद मैं फिर भी इग्नोर मैं करती थी हर चीज़ें। और उसके बाद में उसने मुझसे, फिर उसको मुझसे प्यार हो गया, उसको उस लड़की को छोड़ के मुझसे प्यार हो गया। फिर वो मेरे साथ में, उसने बोला कुछ शादी करना है, किसी भी तरीके से शादी करना है किसी भी हाल में, अब तुम मुझसे शादी कर लो तभी तुम्हारे मेरे घर वाले तुमको अपनाएंगे, वरना उससे पहले तुमको नहीं अपनाएंगे। कि जब तुम हिंदू बन जाओगी, मुस्लिम से हिंदू समाज अपना लोगी, तभी तुमको हमारे घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। तो शादी के बाद आप पहले अपने सास ससुर घर गई थी, या शादी के पहले भी बताया कि हम मुसलमान हैं? हाँ, मैं शादी से पहले गई थी एक दिन मिलने, 2-3 घंटे हमारी बातचीत हुई थी, और फिर हमने उनको सारी कहानी बताई तो उन्होंने बोला कि तुमको मिसरा बना करके समाज में दिखा करके शादी करवा देंगे, धूमधाम से करवाएंगे शादी, अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये बोला, लेकिन उसके बाद जब वो घर मैं अपने घर आ गई तो मेरे पति को मारा पीटा उन्होंने, बोलते ही मुस्लिम लड़की से शादी करेगा, मतलब बहुत गंदी गंदी गाली दी। उनकी माँ ने उसका चश्मा तोड़ दिया, मारा पीटा, बहुत जितने जतन होने थे वो कर दिए उसके। फिर वो मेरे पास रो रो के, उसने फ़ोन किया, फ़ोन उन उसका छीन लिया, और उसकी अंगूठी उसने सोने की पहन रखी थी वो सब छीन लिए थी, उसकी चैन वैन सब छीन लिया था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं बचेंगे तो तुम क्या कर लोगे। फिर उसके बाद उसने मुझे रो रो के फ़ोन किया, बोला कि तुमको अगर शादी करनी है तो मैंने वकील से बात कर ली है, कल की डेट में शादी करनी हो तो बताओ, सब पेपर वेपर बिल्कुल रेडी करवा लूँगा मैं, 2-3 घंटे में सब रेडी हो जाएगा, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। तो जब वो रो रो के बोला, सब कुछ बोला, तो हमने कहा चल ठीक है, चल ठीक है, साथ में शादी कर लेते हैं। फिर हम दोनों शादी करने के लिए चले गए आर्य समाज। तो आपने अपने माता पिता को बताया था कि नहीं बताया था शादी के समय में? नहीं, मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया था, क्योंकि मैं इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं हिंदू बनने जा रही थी। मुझे ये लगा कि जब मैं कर लूँगी उसके बाद बताऊँगी। मतलब मुझे अपने ये घर में लगा था कि मैं एक अच्छी लाइफ में जा रही हूँ, अच्छी लाइफ जीने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा पति इतना मुझे प्रेम करता है, जो अपने घर वालों से लड़ रहा है मेरे लिए, हर चीज़ करने के लिए तैयार है, तो मैं एक अच्छी लाइफ में जा रही हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि वहीं से मेरी ज़िंदगी की घड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब मेरे बुरे दिन आ जाएंगे, मुझे ये नहीं पता था। और मेरी लाइफ जो पहले थी वो ज़्यादा अच्छी थी। मैं ये भूल गई थी कि अब मेरी शादी के बाद लाइफ ख़त्म होने वाली है। और फिर उसके बाद में हमने अपने माँ बाप को नहीं बताया, जैसे ही हमारी शादी हो गई उसके बाद हमने अपने माँ बाप को बताया, मतलब हमने अपनी मम्मी को उसके बाद बताया कि हमारी शादी पापा हो नहीं गई। है क्या? नहीं, फादर एक्सपायर हो गए। तो वही मैंने बाद में अपनी मम्मी को बताया, लेकिन घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, रोए गाए, बोले कि ये क्या तुमने कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था तुमको, और पहले क्या तुमको लड़के नहीं मिलते। बहुत ताने मिले मुझे, और आज भी मिलते हैं। मतलब अब वर्तमान समय में आप दोनों तरफ से पीड़ित हैं? बिल्कुल पीड़ित हूँ, आज भी मिल रहे हैं। पूरा कुल खानदान मुझे फ़ोन करके बोलता है, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, फ़ोन नहीं उठाती हूँ किसी का। सब मुझसे बोलते हैं कि तुमको यही लड़का मिला था, एक बार किया था, धोखा दिया तुमको, तभी तुमको समझ जाना चाहिए था, दोबारा क्यों गई उसके पास। लोग मुझे ही कोसते हैं, मुझे ही गाली देते हैं, मेरे घर की पूरी तो मान बेइज्जती हो रही लीजिए है। अगर आपको गगन तिवारी नहीं मिलते हैं तो क्या फिर अर्शी तिवारी दोबारा अर्शी चौधरी बनेगी? कभी नहीं बनेंगी, मैं अर्शी तिवारी ही रहूँगी। क्यों मैं अपना सरनेम चेंज करूँ?
मैं जो बन गई हूँ। अब तो मैं नहीं बन सकती मुस्लिम दोबारा, भले चाहे कुछ भी हो उसका अंजाम बाद में। मैं नहीं बनूँगी अब। मैं अपने बच्चे को एक ही धर्म में रखूँगी, मैं नहीं भटकाऊँगी उसको दो रास्ते पे। मेरा जो लड़का है विराज तिवारी है, वो तिवारी ही रहेगा। वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही रहेगा। उसको मैं अच्छी शिक्षा दूँगी, भले गगन तिवारी आए या ना आए, मैं उसको अच्छी शिक्षा दूँगी और अच्छा आदमी बनाऊँगी। मैंने ये सोच रखा है और मैं अपनी लड़ाई लड़ती रहूँगी जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी। और मर जाऊँगी तो मरने का कारण यही लोग होंगे मेरे, जिनका भी मैंने नाम लिया है। अगर मैं मरती हूँ तो आप लोग से बस यही गुहार करना चाहती हूँ, योगी जी से भी, और कि हमारे लिए न्याय करवाएं अगर मुझे कुछ होता है तो, वरना मैं लड़ूंगी अपने कभी लिए। किसी हिंदू संगठन जो है तमाम सारे जो चलते हैं, तो कभी लोगों से संपर्क किया मदद के लिए अपनी? देखिए, मेरे पास ऐसे मैसेज तो हज़ार आते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि किसी के पास जाने से, अपना खिलवाड़ बनाने से अच्छा है कि अपने दम पे लड़ाई लड़ो। किसी के पास मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक या कुछ भी, क्योंकि मुझे ये भी सुनने में आया है कि हमारे ऊपर अफवाह उड़ाई जा रही है कि कोई मैं विधायक, कोई मंत्री के द्वारा मैं ये सब खेल खेल रही हूँ, मैं उनकी छवि बेकार कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान छवि बेकार करता है तो उसके पास प्रमाण नहीं होता है। मेरे पास प्रमाण है कि उनके लड़के ने मुझसे शादी की और बच्चा पैदा करवाया है। मैं तो कहती हूँ डीएनए करवा लीजिए बच्चे का, क्यों नहीं करवा लेते डीएनए? आपको ज़्यादा लगता है कि ये बच्चा गगन तिवारी का नहीं है तो आप डीएनए करवा लीजिए, मैं इसके लिए भी एग्री हूँ। अगर कोई पत्नी में खोट होता है तो वो क्यों कहेगी? मैं तो कह रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, बोल रही हूँ। मैंने उनके घर में भी बोला है। कभी योगी जी से मिलने की कोशिश की? हाँ, मैंने योगी जी को मिलने की बहुत बार कोशिश की। मुलाकात हुई? नहीं, आज तक नहीं हुई। 2-3 बार मैं गई हूँ और वहाँ से मेरी IGRS आती है यहाँ पे अलीगंज थाने में, तो वो लोग लिख के भेज देते हैं कि मेरा मुकदमा कोर्ट में है। हमारा मतलब, हम बस, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, चाहे किसी भी तरीके से मिले, मुझे न्याय मिले। मैं बस यही अपनी गुहार लगाना चाहती हूँ। और भी लोगों से, इतना समाज इतना बड़ा है, पूरा इंडिया है, वर्ल्ड है पूरा, मैं सबसे यही कहती हूँ अगर कोई भी मेरी वीडियो देखे तो बस इतना मैं चाहती हूँ कि अच्छी नीयत से देखे और मेरे लिए बोले कि जो मेरे साथ हुआ है और किसी लड़की के साथ ना हो, ना हिंदू लड़की के साथ, ना मुसलमान लड़की के साथ। बस मैं चाहती हूँ अच्छा समाज रहे और अच्छे लोग बने रहें। और जो मेरे साथ में इतनी क्रूरता ये लोग करते हैं, गगन तिवारी की फैमिली, वो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स पावर की वजह से करते हैं और उनके पास पैसा है जो उन्होंने लोगों को हड़पा है। पैसा, दलितों का पैसा हड़पा है, दलितों की ज़मीन हड़पी है, उनको मार पीट के, उनको मतलब डरा धमका के, एग्रीमेंट करके सब पूरी प्रॉपर्टी हड़प के रखी हुई। लूलू मॉल में अंसल है, अंसल की जितनी प्रॉपर्टी है सब इनके पास है और सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है सब इन्होंने छुपा के रखी हुई है, सारे एग्रीमेंट करके रखे हुए हैं। बेचारों को पकड़ के लाते हैं, दलितों को। उन दलित की क्या गलती है भाई? उनको तो बेचारों को कुछ पता नहीं है। आप उनको पकड़ के लाते हैं, ज़बरदस्ती मारते पीटते, फिर उसी दलित को दूसरे को बेच देते हैं। आप तो 2-3 करोड़ रुपए अंदर कर लेते हैं और उनको क्या मिलता है? 10-20 हज़ार, 50 हज़ार। आप किसी का हक खा रहे हो तो आपको निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा नहीं, आने वाले टाइम में निकलेगा और भगवान दिखाएगा। आप मुझे भी प्रताड़ित कर रहे हो, अपनी बहू को भी प्रताड़ित कर रहे हो। अपने छोटे से, इतना छोटा पोता है, दादा करता है, उसके उस बच्चे पे तरस खा जाते। मेरे ऊपर तरस नहीं था आप लोगों को तो बच्चे पे तरस खा लेते। गगन तिवारी को तरस आ जाता, इतना बच्चे को प्यार करता था, इतना मुँह दिखाता था कि मेरा बेटा, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, अगर कुछ हो गया या कुछ तुमने कर दिया तो तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमको जान से मार दूंगा। मतलब जब इतना प्यार तुमको था अपने बच्चे से, तो वो प्यार अब कहाँ तुम्हारा चला गया? 3 महीने में किसके ऊपर प्यार लुटा दिया तुमने? कौन लड़की तुमको इतनी अच्छी मिल गई कि तुम्हारे माँ बाप ने दे दिया कि तुम भूल गए हमको, हमारे बच्चे को? बीवी को भूल गए थे, बच्चे को तो कोई नहीं भूलता है। औलाद ऐसी चीज़ होती है कि औलाद के लिए हर कोई वो कदम उठा लेता है जो उसको औलाद मिल जाए। लोग तो मन्नत मुरादों से औलाद मांगते हैं, इनको तो बिना मांगे बेटा मिल गया था गगन तिवारी को। तुम एक इकलौते थे, तुम्हारा बेटा था, उसको लेकर के चलते, उसकी अच्छी पढ़ाई कराते, अच्छा फ्यूचर देते। अब उसके माइंड में ये सब नहीं आता होगा कि मेरे पापा 1 महीने से नहीं आ रहे हैं, मम्मी परेशान है, मम्मी यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, मुझे ले करके जाती। उसके दिमाग में भी क्लिक करता है, वो भी मुझसे पूछता है। 4 साल का बच्चा होने वाला है। आप बताइए आजकल के बच्चों का माइंड कितना तेज होता है।
वो बोलता है मम्मी क्या पापा दूसरी लड़की के साथ में है? मेरा बच्चा बोलता है। आप बताइए उसके दिमाग में ये सब चीज़ें जा रही हैं कि नहीं? जब मैं बात करती हूँ वो भी सुनता है सारी चीज़ें। अब उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा कि मेरे फादर ऐसे थे, वो एक दूसरी लड़की के लिए मेरा बचपना ख़राब करके चले गए। जब बचपना किसी का ख़राब होता है ना तो वो बच्चा फिर सही नहीं निकलता है, वो क्रोध उसके अंदर आ जाता है कि हमारा बचपना ख़राब कर दिया मेरे माँ बाप ने, अपनी अय्यासी के लिए, अपनी जवानी के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं सोचा उन्होंने। तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा भी तो नालायक निकलेगा ना, उसका भी फ्यूचर ख़राब होगा ना। एक माँ कितना संभालेगी एक बच्चे को? वो भी लड़का है, लड़की नहीं है कि मैं डांट दूंगी, मार लूँगी, चुप हो जाएगा। कल को वो बड़ा होगा, 18 साल का होगा, वो मुझे मारने लगे, मुझे ही उल्टा सीधा कहने लगे, तो मैं उस बच्चे को क्या जवाब दूंगी? मैं क्या समझाऊंगी? तो एक बाप जब होता है ना तो उसकी छवि अलग ही होती है कि बच्चे को डांट देता है ना तो बच्चा साइलेंट हो जाता है। माँ से बच्चे नहीं डरते हैं, पिता से बच्चे डरते हैं। तो मैं गगन तिवारी से यही कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जितना भी आपने करना था गलत कर लिया, जिस लड़की के साथ भी आप हो, आपने एंजॉय करना था कर लिया, लेकिन आप अपना घर देखो, अपना बच्चा देखो। अब वो बच्चे तुमको नहीं दे देगी जो भी लड़की होगी, जितने दिन के लिए भी होगी सिर्फ आपके साथ खिलवाड़ करेगी, खिलवाड़ करके चली जाएगी, यूज़ करेगी, छोड़ देगी, और तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही रहेगा। आज उसके ऊपर दया नहीं आ रही, आज से 5 साल 6 साल बाद जब वो बड़ा होगा वो खुद तुम्हारे पास आएगा, जहाँ भी तुम रहोगे। तुम्हारा बच्चा है, वो तुम्हारी औलाद है। ये तो एक बार सोच लो, अपने बच्चे के लिए सोच लो बस। मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम अपने बच्चे के लिए आ जाओ वापस। कितने क्या मैं बोलूँ, शब्द नहीं बचता है तुम्हारे लिए। मैं कुड़ती हूँ अंदर से कि इस बच्चे के ऊपर प्यार नहीं आता। इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा, तुमको इसके ऊपर प्यार नहीं आता है क्या? यार अपने माँ बाप को समझाओ, सारी चीज़ें सही करो और इस बच्चे के लिए वापस आओ। शादी का भूत उतार दो अपने दिमाग से। जो तुम्हारे घर वाले बोलते हैं दूसरी शादी दूसरी शादी, शादी का भूत उतार दो। और तलाक तो मैं कभी नहीं दूंगी, चाहे आप कितना भी पावर लगा लो, चाहे जो भी कर लो, जितना भी आपको जितना पैसा, जितना पॉलिटिक्स पावर लगाना है लगा लो। ऐसा नहीं कि सच्चाई की जीत नहीं होती, एक दिन सच्चाई की जीत होगी और होके रहेगी। प्यारे दोस्तों, ये हमारे साथ बातचीत कर रही थी अर्शी तिवारी। अर्शी तिवारी का बेटा भी विराज मौजूद है, जो छोटा सा ही है, देख लीजिए आप, ये लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल का। और लगातार इसने देखा कि आपने कितनी बरमाहत तरीके से अपील कर रही हैं अपने पति से कि अब आप अपने घर वापस आ जाइए। महीनों से परेशान हैं और जेल भी हो आई। जेल होने के बाद भी इनके मम्मी ने इनकी ज़मानत करवा दी। इसके बाद भी ये गगन तिवारी इनके मुताबिक इनके साथ रहे। गगन तिवारी का बेटा है, कह रहे हैं अगर उनको घर वालों लगता है कि उनका बेटा नहीं तो आप DNA टेस्ट करवा लीजिए। ये हर तरीके से तैयार है। अब देखना ये होगा कि जो ये इनके तमाम सारे जो बातचीत के साथ जो इन्होंने कुछ आरोप और प्रत्यारोप लगाए हैं, इनकी अगर स्पष्टता से जांच होगी तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि इनके द्वारा कही गई बातें कितने प्रतिशत सत्य हैं। और लगातार ये बातें जो होती हैं कि आप जब अपने कम उम्र में कोई फैसला लेते हैं तो कई दफ़े उसके परिणाम जो हैं सकारात्मक निकलते हैं, और उसी का कारण है कि आज अर्शी तिवारी लगातार परेशान हैं। और परिवारजन इस पक्ष के भी और उस पक्ष के भी इस समय दोनों लोगों ने साथ छोड़ दिया है। और स्थितियां यह है कि अब इनको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनका कहना यह है कि हम विराज को अच्छी परवरिश करेंगे और विराज को विराज तिवारी जो नाम मिला है उनके पिता से वही नाम रखेंगे। हमने से पूछा कि क्या अब आप अर्शी चौधरी जो इसके आप पहले थी, शादी से पहले, क्या दोबारा अपनाएंगी उस धर्म को? तो उन्होंने कहा कि जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया और जिसको पकड़ लिया उसको जीवन भर के लिए पकड़ेंगे। और इन्होंने एक अपील और भी की है कि अपने माँ बाप से कि जब हमारी सांसें रुकें अपने एक उम्र में जाकर, तो जो हमारा अंतिम संस्कार भी हो तो वो हिंदू रीति रिवाज से ही किया जाए। ओरिजिनल सत्यम के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।